हेलो एवरीवन, नमस्कार। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 में आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है और प्रोफेशनल एबिलिटी आपने अच्छी तरीके से आज तक नहीं पढ़ा और अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप अपने आपको दिलासा दे रहे हो सिर्फ सिलेक्शन की। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बगैर प्रोफेशनल एबिलिटी में सफलता अर्जित किए या उसमें अपने आप को महारत हासिल किए, आप रेलवे शिक्षक भर्ती में सफल तो नहीं हो सकते। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है, पूरे इस सिलेबस में पूरे 50 अंकों का वेटेज है। आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। एक पोर्शन पूरा जनरल पेपर है जो 50 अंकों का है, 50 नंबर का प्रोफेशनल एबिलिटी है, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी पीजीटी हो, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है। पर प्रोफेशनल एबिलिटी सबके लिए है 50 अंकों का। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छा अवसर है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, उसको अलग करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी हमारे साथ। हमने अब आज तक जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनका पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको पूरा देखिए। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक जो भी पढ़ा, साथ ही उनकी क्लियर नहीं हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो उनको हमारे संकल्प बैच को, सफलता टेस्ट सीरीज को, साथ ही साथ जो ई बुक है उसको जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ई बुक आपकी मदद करेगी पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में। पीआरटी के लिए मैंने 4100 क्वेश्चंस की ई बुक तैयार की है और टीजीटी पीजीटी के लिए 3000 क्वेश्चंस की ई बुक तैयार की है। तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को ईश्वर का नाम लेके। प्रैक्टिस सेट नंबर 67 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, योग शिक्षा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? योग शिक्षा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युद्ध, यम, युज और योग किस धातु से हुई? किस धातु का मतलब यहां पर ये मैटर से नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर धातु का संबंध संस्कृत की किस धातु से है, याद रखिए, संस्कृत भाषा की किस धातु से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युज धातु से। आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे बहुत ज्यादा डीपली या यूजीसी नेट एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस बनेंगे आपके इस तरीके से कि आपको वास्तविक तौर पे उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, योग का मूल अर्थ क्या है? अभ्यास करना, जोड़ना या मिलाना, या ध्यान करना, या शरीर को मजबूत बनाना। योग का क्या मूल अर्थ होगा, आपसे पूछ रहे हैं। योगा का मीनिंग क्या होना चाहिए? जल्दी से समझ के आप लोग आंसर करिए। ये रिकॉर्डेड सेशन है। रीज़न ये है कि कुछ व्यस्तताओं की वजह से लाइव सेशन अभी नहीं मिल पा रहा है आपको, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको अल्टरनेट ऑर्डर में देता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी होती रहे और आपका प्रैक्टिस भी होते रहे बढ़िया से। देखिए, योग का यहाँ पर जो मीनिंग होगा, वास्तविक तौर पे जोड़ना या मिलाना। योग जो है वास्तविक तौर पे आपको और आपकी अंदर की जो इंस्टेंट एनर्जी है, जो आपकी एक तरीके से आंतरिक ऊर्जा है, उसको जगाने का काम करती है। आपको एक सही मार्ग प्रशस्त करती है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है अ भ्रामरी प्राणायाम कर लें या कुछ भी, जो प्राणायाम की अन्य विधाएँ, अनुलोम विलोम हो गई, वो आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, आप एकाग्रता के साथ कर पा रहे हैं तो आपने योग का सहारा लिया होता है। अगर आप यहाँ पर कॉन्संट्रेट होके पढ़ पा रहे हैं तो वो भी एक योग है। और वो कब हो पाता है? जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, है ना? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतंजलि के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य होता है, सामाजिक सद्भाव है, या चित्त वृत्तियों का निरोध है, या धन की प्राप्ति है? पूछा जा रहा है कि जो पतंजलि थे, जिन्होंने योग दर्शन को दिया, तो इनके अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, अल्टीमेट गोल क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, समझ के जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, एक तरीके से ये मान के चलिए, आपको जो भी आंसर देना है वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आप पढ़ पाओगे और उसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। इंडियन स्कूल फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफर, वेस्टर्न फिलॉसफर। जो वेस्टर्न फिलॉसफर हैं वो हमारी ई बुक में, जब आप इंडियन स्कूल्स और वेस्टर्न स्कूल्स पढ़ोगे तो वेस्टर्न स्कूल्स में ही हमने उसमें इंक्लूड कर लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने अलग से वेस्टर्न फिलोसोफर का अलग से पोर्शन नहीं दिया है।
याद रखिएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा चित्त है और जो भी हमारे उसमें विचार चल रहे हैं, उनका क्या करना? खत्म करना, उनको समाप्त करना, उनका निरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियों निरोध का क्या मीनिंग है? मन को नियंत्रित करना, शरीर को नियंत्रित करना, विचारों को पूरी तरह से रोकना या भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। क्या इसका राइट आंसर होगा? चित्त वृत्तियों का निरोध का मीनिंग क्या होगा? चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब होता है कि वो जो हमारा मन है, विचार जिसमें विचार चलते रहते हैं, उसको कंट्रोल करना। अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया, तो हमारा शरीर भी नियंत्रित हो जाएगा, हमारे विचार भी नियंत्रित हो जाएंगे, हम अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर लेंगे, है ना? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, केवल ज्ञान का संचय करना, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास या समाज में उच्च पद प्राप्त करना या केवल जीविकोपार्जन करना। क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हर एक दर्शन में हमें शिक्षा से ही जोड़ के चलना है। वैसे अगर फ़िलॉसफ़ी प्योर फ़िलॉसफ़ी में जाओगे तो उसका मीनिंग अलग हो सकता है। लेकिन योग दर्शन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है, हमें उसको समझना है। इसका जो राइट आंसर है, वो क्या कहता है कि हमारी जो शारीरिक मानसिक शक्तियाँ हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना ही योग दर्शन का उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम जो है योग का सहारा लेते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही संतुलित होके कार्य करते हैं, उसका पूर्ण विकास होता है और पूर्ण क्षमता को व्यक्ति प्राप्त करता है। जब पूर्ण क्षमता व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाती है, तो वो अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर पाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग का सही क्रम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ध्यान समाधि, या फिर यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, या फिर नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, या आसन, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग जो योग दर्शन में बताए गए हैं और इसका एक क्रम होता है, बगैर पिछले क्रम को पूरे किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो उच्चतम जो स्तर है, वो उसका समाधि है। इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका यम। पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंत में आते हैं और इसमें का भी क्रम है। धारणा, पहले धारणा विकसित होगी, फिर व्यक्ति के अंदर ध्यान विकसित होगा, फिर उसका समाधि। अंतिम स्तर होता है समाधि, और समाधिस्थ जब व्यक्ति हो जाता है, तो एक तरीके से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो स्वयं को जान लेता है। मोक्ष का प्राप्त करने का मतलब ये है कि वो स्वयं को जान जाता है कि वास्तविक तौर पे हमारा जो उद्देश्य क्या है, इस संसार में आने का उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, जो क्या, क्यों और कैसे जो प्रश्न बनते हैं ना फ़िलॉसफ़ी से जानने के लिए, उन सब का उत्तर उसको मिल जाता है। उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये हम कह पा रहे हैं क्योंकि वास्तविक तौर पे फ़िलॉसफ़ी को डिटेल में जब आप पढ़ोगे, जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वास्तविक तौर पे ये किसी धर्म का मतलब ये है कि अ, अगर किसी अन्य धर्मावलंबी व्यक्ति भी अगर इसको पढ़ेगा और उसकी गहराई में जाके उसका अध्ययन करेगा, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें क्लियरली उसको समझ में आएँगी। और हर एक दर्शन, हर एक धर्म की ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं, पर योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अगर आपने सही तरीके से अपने आप को संतुलित करके मार्ग को प्राप्त किया, उस मार्ग पर चले, तो समाधिस्थ होने में समय नहीं लगता। लेकिन समाधिस्थ होने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले योग की जो क्रम है, उसका सही रूप से पालन करना और योग का सही तरीके से उपयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
योग शिक्षा का कौन सा पहलू अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर सबसे अधिक जोर देता है? आसन, प्राणायाम, यम और नियम या फिर समाधि? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। योग शिक्षा का कौन सा पहलू अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर सबसे अधिक बल देता है या सबसे अधिक जोर देता है? वो होगा आपका यम और नियम। ये क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हम करेंगे वो व्यक्ति को अनुशासित और सेल्फ कंट्रोल की तरफ ले जाएंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, एक छात्र के लिए योग शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? परीक्षा में उच्च अंक, एकाग्रता और ध्यान में सुधार, दोस्तों के बीच लोकप्रियता या केवल लचीलापन? अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा योग करता है तो उसका क्या लाभ हो सकता है? जो आपको लाभ दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले परीक्षा में अंक प्राप्त करना, एकाग्रता, ध्यान में सुधार, दोस्तों के बीच में लोकप्रियता या लचीलापन। देखो, जब बच्चा जो है योग करेगा तो वो फिजिकली फिट भी रहेगा। जब फिजिकली फिट रहेगा तो निश्चित तौर पे मानसिक रूप से स्वस्थ भी होगा धीरे धीरे। अब जब मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो जाएगा तो परीक्षा में अंक भी अच्छे प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर एकाग्रता, ध्यान दोनों में ही सुधार होता चला जाता है। इसीलिए वो ये सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त कर लेता है। उसको फिर इस अलग से भटकना नहीं पड़ता, अलग से उसको जो है कुछ और नहीं करना पड़ता, अलग अलग से उसको जो है कोई जड़ी-बूटी नहीं पीनी पड़ती, क्योंकि उसकी बॉडी ही डिटॉक्स हो जाती है। जो सारे उसके अंदर विकार छुपे होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं और वो एकाग्र होके और ध्यानस्थ होके जो भी जितने टाइम भी वो पढ़ता है, वो उतने टाइम अच्छे से पढ़ पाता है। सारे काम अच्छे से कर ले जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? केवल मौखिक व्याख्यान, व्यावहारिक अनुभव और अभ्यास या केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन या केवल रटने की विधि? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? जो व्यावहारिक अनुभव और अभ्यास के आधार पर ही बच्चे को सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये योग दर्शन कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन यम का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और तप। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और तप क्या नहीं आता यम के अंदर? आपसे पूछ रहे हैं। जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये जो है यम के ही पार्ट हैं। यम के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें सीखने को तीनों मिल जाती हैं। ठीक है? लेकिन जो तप है वो इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में, जितने भी साथी हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है या की है लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहला कोर्स हमारा संकल्प बैच, जो कि पूरी तरीके से थ्योरी पर बेस्ड है। आप थ्योरिटिकल जो पोर्शन है वो पूरा से कवर हो जाएगा। इसमें आपको 70 प्लस वीडियोज़ मिलेंगे, 70 प्लस आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, लगभग 83 के समथिंग पीडीएफ्स रहेंगी। उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो। वीडियोज़ आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ इसमें 25 प्रैक्टिस सेट की आपको इसमें उपलब्ध करा दी जाएँगे। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे, इनमें राउंड फिगर में अगर कहा जाए तो 1200 क्वेश्चंस के समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है। इतना सारा कंटेंट पढ़ने के बाद आपका पूरा जो सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, वो पूरा कवर हो जाएगा संकल्प बैच के माध्यम से। दूसरा है सफलता प्रैक्टिस सीरीज़। ये उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएँगे। अब जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ रहेगी, क्योंकि बच्चों का कहना था कि 3 महीने की वैलिडिटी कम है, 6 मंथ कर दीजिए। 6 मंथ की वैलिडिटी आपको दे दी गई है। याद रखिएगा, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है। इसके साथ ही पीआरटी और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से हमने ये 2 ई बुक लॉन्च किए हैं जुलाई में ही। पहली जो ई बुक है टीजीटी पीजीटी के लिए 22 जुलाई को लॉन्च की गई है और पीआरटी के लिए 29 जुलाई को लॉन्च की गई है। आप देखोगे ये जो ई बुक है उसमें स्पेशली पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। जो टीजीटी पीजीटी की है इसमें 3000 क्वेश्चंस को रखा गया है और पीआरटी में 4100 क्वेश्चंस को रखा गया है। और ये जो 3000 क्वेश्चंस हैं आपके पूरे सिलेबस में 196 टॉपिक्स को कवर करते हैं और इसमें
पीआरटी में 262 टॉपिक्स को कवर करते हैं। इस आधार पे आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको 3 बार अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम हॉल में आप जाएँगे। इन दोनों जो कोर्सेज़ हैं और जो ई-बुक है, इनको प्राप्त करने के लिए विद्याधन क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। क्वेरी के लिए जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन में तप का क्या अर्थ है? ध्यान लगाना, शारीरिक स्वच्छता या शरीर और मन को अनुशासित करने के लिए स्वैच्छिक कठिनाइयों को सहना या फिर दूसरों की मदद करना। जो तप का क्या मीनिंग है, जो कि आपका यम में शामिल नहीं होता है ये, तो उसका क्या मीनिंग होगा? जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी बच्चा काम कर रहा है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से अनुशासित हो और साथ ही साथ जो भी उसे कठिनाइयों को सहना पड़ रहा है स्वैच्छिक रूप से, वो सहे। अगर आप उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते समय लाइट चली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट चली गई, लाइट आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे, जैसे लाइट गई आपकी कॉपी बंद, वैसा नहीं होना चाहिए। भाई लाइट गई ठीक है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, एक प्रोसेस है, लाइट जा रही है या टेम्परेचर बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रभाव हमारी पढ़ाई पे पड़े। रोशनी मिल रही है पढ़ने के लिए, उतना सफिशिएंट है। ये आपको एक इस विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ श्लोकों के बारे में जाना है, तो वहाँ पर आपको बताया गया काकचेष्टा वको ध्यानम स्वने निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहे त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। क्या पहला लक्षण क्या बताया गया? काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो। काकचेष्टा वको ध्यानम, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वने निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो। तथा अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। ग्रह त्यागी, अगर आवश्यकता पड़े तो ग्रह का भी त्याग कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि घर की जो सुविधाएं हैं वो अगर हमें नहीं मिलेंगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम घर से बाहर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो ऐसे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए इन 5 चीज़ों का होना एक विद्यार्थी के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर और मन को हमने अनुशासित कर लिया और जो समय समय पर जो हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और उनका स्वैच्छिक रूप से अनुसरण कर रहे हैं, सह रहे हैं, तो ये एक तप का ही प्रकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है जंगलों में जाके तपस्या करें, हम जो है गिराव और कंदराओं में जाके तप करें तभी हम वो हमारा तप कहलाएगा। आप भी एक तप करते हो, एक विद्यार्थी भी तप करता है, तभी किसी उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के अनुसार एक आदर्श शिक्षक को कैसा होना चाहिए? केवल विद्वान होना चाहिए, दयालु हो, धैर्यवान हो, मार्गदर्शक हो, या सख्त और अधिकारवादी हो, या केवल अनुभवी हो? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? जब एक आप शिक्षक बन जाएंगे रेलवे में, तो आप कैसे शिक्षक को एक अच्छे आदर्श की श्रेणी में रखेंगे? जो केवल विद्वान हो, जो अपनी भाषा में पारंगत हो, अपने विषय में पारंगत हो, या फिर उसके अंदर दयालुता हो, धैर्यवान हो, मार्गदर्शक हो, आवश्यकता पड़ने पे लोग बच्चों की बातें समझे, सुने, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट हो, या अधिकारवादी हो, या केवल एक्सपीरियंस्ड पर्सन कोई आप जो है अपना एक अच्छा शिक्षक मानेंगे? जो दयालु हो, धैर्यवान हो और मार्गदर्शक हो, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी, एक शिक्षक के अंदर भी होनी चाहिए। वो विद्वान होना चाहिए, वो अनुभवी होना चाहिए, वो अपने जो भी उसके रूल्स बनाए जाते हैं उनको फॉलो करने वाला ना हो, सख्त सख्त भी हो, लेकिन दयालु हो, धैर्यवान हो और मार्गदर्शक हो, ये ज़रूरी है। योग शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करती है? केवल औपचारिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर केंद्रित शिक्षा, या व्यावसायिक शिक्षा? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से आंसर करिए। योग शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करती है? योग शिक्षा कहती है कि सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो, जो कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, बहुमुखी शिक्षा हो, चहुमुखी शिक्षा हो, है ना? होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष की अवधारणा किस दर्शन के समान है? वेदांत, सांख्य, मीमांसा या बौद्ध के दर्शन के समान है? किसमें पुरुष और प्रकृति की अवधारणा जो है समान रूप से पाई जाती है योग दर्शन के? जो सांख्य दर्शन होगा, जिसके बारे में हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, उसमें पुरुष और प्रकृति की जो अवधारणा है वो योग दर्शन के समान ही है। आप देखेंगे तो उसमें वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पतंजलि के योग सूत्र किस पर आधारित है? केवल शारीरिक मुद्राओं पर, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन पर, या केवल श्वास नियंत्रण पर, केवल ध्यान पर? क्या राइट आंसर होगा इसका? जल्दी से समझ के बताइए। पतंजलि का योग सूत्र किस पर आधारित है? पतंजलि का जो योग सूत्र है वो नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन पर बेस्ड है। जो भी बच्चे अ, अपने आचरण को, जो भी एथिक्स बनाई जाती है उनको फॉलो करें और मेंटली डिसिप्लिन रहें, यही योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। योग के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता, भौतिक सुख, सामाजिक स्वीकृति या व्यावसायिक सफलता? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए कि योग के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? योग के अनुसार जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है। स्पिरिचुअल लिबरेशन को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के अभाव में योग शिक्षा अधूरी मानी जाती है? अगर योग शिक्षा दी जा रही है और उसको वो तत्व प्राप्त ना हो तो अधूरी मानी जाएगी। क्या रहेगा वो? भौतिक सुविधाएं, ये गुरु, योग गुरु, या आधुनिक तकनीक, या फिर धन? क्या राइट आंसर होगा? योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसके पास एक योग गुरु होना चाहिए। बगैर योग गुरु के वो योग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। किताबों के माध्यम से योग नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गूढ़ रहस्य होते हैं, वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो आप। योग शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम जो आसन कर रहे होते हैं, आसन तो एक भाग है उसका, है ना? लेकिन वास्तविक तौर पे जो योग दर्शन है, उसको कब समझोगे? जब उसके योग की फिलॉसफी में जाके हम समझेंगे वास्तविक तौर पे इसको क्यों लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है। वो कौन सिखाएगा? वो गुरु ही सिखाएगा। जो योग गुरु होगा, वो योग दर्शन की वास्तविक दर्शन को की परिचय का उसका परिचय कराता है। योग शिक्षा में अहिंसा का क्या महत्व है? केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना, विचारों, शब्दों और कर्मों में किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, केवल जानवरों के प्रति दया सिखाना दिखाना, या फिर स्वस्थ भोजन कराना? इसका जो राइट आंसर है वो विचारों, शब्दों, कर्मों में किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस अष्टांग योग अंग का उद्देश्य इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक करना है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान? किस अष्टांग योग के अंग में का उद्देश्य इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक करना है? जो भी बाहरी विषय हैं जिनसे भटक रहा है उसका मन, उसको हटाकर आंतरिक रूप से उसको ले जाना है, उसकी आंतरिक अनुभूति को प्राप्त करना है। क्या उसका उद्देश्य किस में जाएगा? ये आसन में जाएगा, प्राणायाम में जाएगा, प्रत्याहार में जाएगा, या ध्यान में जाएगा? ये जाएगा आपका प्रत्याहार में। जब ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाएगा तो ध्यान, धारणा और समाधि उसमें समाधिस्थ हो जाएगा अंत में जाके वो। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें पूछा जा रहा है कि योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक छात्र में किस प्रकार के चरित्र का विकास करना है? योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक छात्र में किस प्रकार के चरित्र का विकास करना होता है? अगर हम बच्चे को योग शिक्षा दे रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए जिससे कि उसका जो करेक्टर है वो अच्छा माना जाएगा? एक प्रतिस्पर्धी चरित्र, एक मजबूत और नैतिक चरित्र, या एक लापरवाह चरित्र, या एक स्वार्थी चरित्र? उसके अंदर जो चरित्र का प्रकार होना चाहिए वो होना चाहिए कि मजबूत और नैतिक चरित्र, स्ट्रॉन्ग एंड मोरल कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आधार पर वो स्वयं का विकास कर पाएगा, अपने परिवार का विकास कर पाएगा, अपने क्षेत्र का विकास कर पाएगा और अपने देश का विकास कर पाएगा। और यहाँ तक कि हमारा जो दर्शन है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का भी विकास वो करने में अपनी भूमिका निभा पाएगा। जितने भी इस धरा पर उच्चतम शिखर को प्राप्त किए हैं उनका चरित्र बहुत उत्तम था। बगैर चरित्र के उत्तम के किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता और श्रेष्ठ बन भी नहीं सकता वो। ये बात योग दर्शन ये हमें सिखाता है। आशा है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो भी हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है आपके सामने, उससे आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कितने टोटल क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ध्यान रखिएगा जो भी साथी हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो वे हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कोर्स आपके सामने संकल्प बैच, दूसरा सफलता टेस्ट सीरीज जिसकी डिटेल हमने आपको पहले ही बता दी है। और ध्यान रखिएगा आपने कहीं से कुछ भी पढ़ाओ लेकिन आप ये ई बुक लेना ना भूलिए, क्योंकि ये ई बुक हमारे पिछले 10 वर्षों के अनुभव का परिणाम है। मैंने बीएड में शिक्षण कार्य किया है,
10 वर्षों तक जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद पे रहा हूँ, तो जो मैंने पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया है, पीएचडी का मेरा इसमें पूरा अनुभव पड़ा हुआ है, एमफ़िल का पूरा अनुभव पड़ा हुआ है, जो भी मैंने पढ़ा अभी तक 35 वर्षों तक, सब इसमें डाला है। निश्चित तौर पे ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ये दोनों ही पुस्तकें पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए ये वाली बुक है और टीजीटी, पीजीटी के लिए ये वाली बुक है। जो टीजीटी, पीजीटी में 3000 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर और आपका पीआरटी में 4100 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और ई बुक को प्राप्त करने के लिए, इसकी कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। याद रखिएगा, कोई क्वेरी आपकी है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7905411550 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।